शक्ति के स्रोत बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के संचालन हेतु जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था, जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, उसमें जनमत की शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यदि हम प्राचीन काल की राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखें या विचारकों के विचार देखें तो शक्ति को सत्य माना गया है, क्योंकि राज व्यवस्था के सुचारू संचालन व सफल संचालन के लिए जरूरी है कि पावर का होना, दंड व्यवस्था का होना, कानून व्यवस्था का होना, न्याय व्यवस्था का होना, कुशल नेतृत्व का होना अति अनिवार्य माना गया है। शक्ति सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, और बिना कानून के, बिना पावर के, बिना निर्देशन और उसकी अनुपालना के किसी भी व्यवस्था के सुचारू संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम आज अध्ययन कर रहे हैं शक्ति से आपका क्या तात्पर्य है। जनमत की शक्ति आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत नियतकालिक चुनावों के माध्यम से राजनीतिक दलों की महती भूमिका से इस सब कार्य का सुचारू व्यवस्था और संचालन किया जाता है। यदि हम निरंकुश तंत्र की बात कहें तो स्वतः द्वारा अपने बल के आधार पर प्राप्त की गई शक्ति और शक्ति के आधार पर सत्ता और सत्ता के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्वहन। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो वंशानुगत आधार पर, वंश परंपरागत आधार पर शासन व्यवस्था प्राप्त होती है और लोकप्रियता तभी मिलेगी जब जन इच्छाओं के अनुरूप, प्रजा की इच्छाओं के अनुरूप राजा कार्य करेगा। तो अलग अलग सोर्सेज हैं शक्ति के। हम शक्ति के स्रोत में ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान शक्ति का एक स्रोत है। जो उच्चाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो शासन व्यवस्थाओं का सुंदर संचालन करते हैं, कार्य करते हैं, चाहे वो जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय हो, उपखंड स्तरीय हो, अनेक स्तर ऐसे होते हैं जहाँ ज्ञान के आधार पर पोस्टिंग मिलती है। IAS अधिकारी हैं, RS अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, ये सब ज्ञान के आधार पर अपने अपने पद को ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात जब ज्ञान के माध्यम से हमें संस्थागत कोई पद मिल जाता है तब उसका प्रयोग शुरू होता है या प्रारंभ होता है। यानी निर्देशों की अनुपालना, आदेशों की अनुपालना, स्वयं अपनी उच्चतर संस्था के आदेशों की अनुपालना करना एवं अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को आदेशों की अनुपालना करवाना, ये सारा पहलू महत्वपूर्ण ढंग से सुचारू व्यवस्था में आता है। तो ज्ञान को शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। इसके बाद हम बताना चाह रहे हैं आकार। आकार माने संख्या। जैसे हम कहते हैं बहुमत प्राप्त हो गया। बहुमत का मतलब है कि संख्या का बल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मत देकर XYZ अमुक उम्मीदवार को विजयी बनाया, यानी उसका आकार माने बड़ा आकार, उसकी संख्या ज़्यादा संख्या। यानी अगर अपन कहें उदाहरण के तौर पर कि 100 मताधिकारी हैं, 100 में से 95 मत एक उम्मीदवार को मिले, 93 दूसरे उम्मीदवार को मिले, 91 तीसरे उम्मीदवार को मिले, तो 95 जिसका आकार बढ़ा, जिसकी संख्या बढ़ी, जिसे बहुमत मिल गया, वह सत्ता को प्राप्त कर जाता है। इसी तरह संपत्ति को भी
शक्ति का एक स्रोत माना गया है। अगर संपत्ति की बात करें तो हम अरस्तु की इस महत्वपूर्ण कथन पर जाते हैं कि संपत्ति निजी रूप में व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संपत्ति से परोपकार संभव है, संपत्ति से व्यक्ति का स्टेटस बनता है। संपत्ति एक बहुत बड़ा पहलू है जो व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाँ, ये साथ में लेखक कहता है बहुत अधिक भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। अधिक का तात्पर्य हुआ कि अधिक होने से विलासिता और कम होने से संघर्ष जन्म लेता है। तो लेखक का कहना है बैलेंस बीच का इतनी हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो संपत्ति को शक्ति का एक स्रोत माना गया है। बिना संपत्ति के आज हम अपने निजी और सार्वजनिक हित से संबंधित कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। फिर पॉइंट आता है संगठन। संगठन में शक्ति आप सभी को विदित है। संगठन में शक्ति पाई जाती है। संगठन जैसे हम राजनीतिक दल को भी एक संगठन के रूप में लेते हैं, दबाव समूह को एक संगठित और असंगठित समूह में लेते हैं। संगठन में शक्ति जितना जो समूह पूर्णतः नीतियों, सिद्धांतों, कार्यक्रमों के आधार पर संगठित होगा, उतना वह अच्छे ढंग से निर्णयों को कर पाएगा, नीतियों को निर्धारित कर पाएगा, अनुपालना करवा पाएगा। संगठन में सदैव शक्ति पाई जाती है। जैसे हम बंद मुट्ठी को मजबूती का आधार मानते हैं, तो संगठन एक बड़ी चीज़ है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि राजनीतिक दल भी एक संगठन है और दबाव समूह भी एक दबाव समूह में जैसे अपन कहते हैं छात्र समूह, किसान समूह, व्यापार संघ, शिक्षक संघ, कर्मचारी यूनियन, ये अलग अलग पार्ट है। इनका विशेष हितों की पूर्ति के लिए संगठन बनता है। इधर राजनीतिक दल एक संगठित समुदाय का नाम है जिसका एकमात्र एम है सार्वजनिक हितों की पूर्ति करना। यानी डिफरेंट जो समूह अपनी मांग करते हैं वो राजनीतिक दल से करते हैं, और राजनीतिक दल में यदि स्ट्रॉन्गनेस है, बहुमत है, कुशल नेतृत्व है, तो वो तुरंत उसकी निर्णायक भूमिका प्रभावी ढंग से लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने में सहायक सिद्ध होती है। अब प्रश्न आता है कि लेखकों ने जो शक्ति की व्याख्या की, जैसे समाजशास्त्र में मैक्स वेबर है, शक्ति, सत्ता और वैधता, तीन पहलू एक साथ चलते हैं। शक्ति के बिना सत्ता नहीं, सत्ता के बिना वैधता नहीं। बिना पावर के हम अपनी बात को समाज में प्रभावी ढंग से लागू नहीं करवा सकते। करिश्मात्मक नेतृत्व भी होता है, वैधानिक नेतृत्व भी होता है, परंपरागत नेतृत्व भी होता है। एक तो पावर मिली जन्म के आधार पर, वंश परंपरागत आधार पर, राजा का बेटा उत्तराधिकार के रूप में राजकुमार के पद पर बैठ गया और उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया गया, यानी उसके पास राजसत्ता के संचालन की पावर आ गई। एक है करिश्मात्मक नेतृत्व, जैसे महात्मा गांधी का नाम लेते हैं अपन कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आज उनके सिद्धांत और कार्यक्रम प्रभावी हैं, प्रासंगिक हैं, लोग उन्हें मानते हैं। उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में। तो आप ये देखिए, ये करिश्मात्मक नेतृत्व है, ये पावर है। और ये पावर यानी उनके सिद्धांत और कार्यक्रम उनकी पावर है, जो समाज उसको ग्रहण करता है, समाज जिससे लाभान्वित होता है, जिसे आदर्श मानता है, ये उस रूप में पावर है। वैधानिक जैसा हम आपको बता रहे हैं, परंपरागत राजतंत्रात्मक समझा दिया गया, और करिश्मात्मक आपको इस तरह से समझा रहे हैं। और इसके अलावा
वैधानिक में शक्ति क्या है। तो वैधानिक में यदि हम निर्वाचन के प्रोसेस को समझें तो हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था जिसके माध्यम से काम करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव राजनीतिक दल के माध्यम से जनता में सबसे पहले चुनावों का सहज संचालन किया जाता है, कन्वेंसिंग की जाती है, जनमत को अपने फेवर में किया जाता है और पूरे सिस्टम से बहुमत को हासिल किया जाता है और बहुमत को हासिल करने के बाद सत्ता प्राप्त करके सत्ता को क्रियान्वित किया जाता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शक्ति जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्राचीन सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दैवीय सिद्धांत, राज्य एक स्वाभाविक संस्था, किसी भी रूप में हम राज्य की उत्पत्ति, सरकार का निर्माण, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, राज्य सरकार को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जनता के हितों की पूर्ति करनी है। टोटल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन या अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन, ये सब प्रोसेस जो है हम बिना शक्ति के, बिना पावर के, बिना जनता को अपने साथ लिए वर्तमान समय की राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि शक्ति जब संस्थागत हो जाती है तभी वह समाज को नियंत्रित करने, निर्देशित करने और व्यवस्थित करने के दायित्वों को पूरा करवाती है। अन्यथा जब तक संस्थागत नहीं होगी शक्ति, तब तक वो प्रभावी ढंग से नियमानुसार विधि की पालना या आदेशों की अनुपालना करवाने में सक्षम सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए शक्ति के स्रोत हमने आज पढ़े हैं और शक्ति के स्रोत के साथ साथ 2 पहलू और भी जुड़े हुए हैं जिन्हें हम सत्ता और वैधता के नाम से जानते हैं। नमस्कार।